हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अनुराग कुमार दुबे, योर केमिस्ट्री टीचर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट एमिनो एसिड एंड देयर क्लासिफिकेशन। ओके, सो टुडे योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ amino acid, properties of amino acid. Clear? This is most important topic, properties of amino acid. Okay, first properties of amino acid is all amino acid is water soluble. Okay, all amino acid is water soluble. Okay, we know very well what is the structure of amino acid. All alpha amino acid. Okay, all alpha amino acids are water soluble. We know structure of alpha amino acid is carbon. Here is R and here is H and here is COOH and here is NH2. Okay, this is alpha amino acid. Okay, structure of alpha amino acid we have already discussed in last lecture. Clear? So this is alpha amino acid, or the all alpha amino acids are water soluble. Why? Because we know very well in alpha amino acids present nitrogen. Okay, and here is the oxygen. This is the amine group NH2 and this is carboxylic group. In carboxylic group has oxygen and in NH2 group has nitrogen. Or we know very well oxygen, nitrogen and fluorine, these are able to form hydrogen bond. Okay, these are able to form hydrogen bond. ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. So we can say that alpha amino acids, all alpha amino acids are water soluble. ये सभी क्या करते होते हैं, ये सभी जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो सभी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. क्लियर? और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड में जो एमीन ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन एटम है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है, हमारा ऑक्सीजन एटम है. और हमको पता है, वी नो वेरी वेल, electronegative elements like oxygen, nitrogen and fluorine able to form hydrogen bond. Or when alpha amino acid able to form hydrogen bond, then we can say that all alpha amino acids is water soluble. Clear? Second properties, alpha amino acids are colorless. क्या होता है ये? कलरलेस होता है. ओके, दिस इज कलरलेस होता है. ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड्स आर कलरलेस. ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है अल्फा एमिनो एसिड्स का, कि ये जो होते हैं हमारे हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं. हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं. ओके, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं. ओके, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि अल्फा एमिनो एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो बहुत हाई होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि दैट इज सॉलिड. ओके, सॉलिड क्या होता है, हमको पता है कि अल्फा एमिनो एसिड्स इज अ साल्ट. ये क्या एक साल्ट है. क्यों इसको हम साल्ट बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज acidic group and NH2 group is basic group. NH2 group is a basic group. We know very well when acid and base react with each other to form salt. क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. ओके, और सॉल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हायर होती है. क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, वेरी गुड. तो क्या होता है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है. क्यों? बिकॉज इन अल्फा एमिनो एसिड्स हैव एसिडिक ग्रुप एज वेल एज बेसिक ग्रुप. और वी नो वेरी वेल व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट. और वी नो वेरी वेल सॉल्ट ऑलवेज exist in solid state, or if salt exists in solid state then we can say that melting point is higher. क्या होगी melting point इसकी? higher होगी.
क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड इज क्रिस्टलाइन solid. Okay, alpha amino acid is crystalline solid. Okay, how we can prove alpha amino acid is crystalline solid? तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाई ज्वीटर आयन। ओके, ज्वीटर आयन से हम ये बता सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है हमारा अल्फा एमिनो एसिड जो है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक चीज़ यानी एग्जाम में जो आता है वह ज्वीटर आयन के नाम से आता है क्वेश्चन। ओके, तो ज्वीटर आयन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है ना। इतना आप भले मत याद करिएगा, लेकिन ज्वीटर आयन इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वीटर आयन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। ओके, ज्वीटर आयन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ज्वीटर आयन क्या होता है। हमको पता है कि सिंस NH2 ग्रुप इन अल्फा एमिनो एसिड में क्या होता है, NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप जो होता है वो बेस होता है, दैट इज द बेसिक कैरेक्टर का होता है। ओके, या हम कह सकते हैं कि ये बेस होता है। क्लियर होता है सबको। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का, एसिडिक नेचर, और ये क्या होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है। ओके, तो सिंस या कह सकते हैं कि इन अल्फा एमिनो एसिड NH2 ग्रुप इज बेसिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक। किसमें, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, अब आप बताएंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक एसिडिक है और एक बेसिक, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, तो आप कहेंगे ज्वीटर आयन क्या होता है, तो आप कहेंगे सिंस NH2 ग्रुप इज बेसिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, और आप क्या कहेंगे कि इट एग्जिस्ट इन इंटरनल आयनिक फॉर्म is called what, ज्वीटर आयन। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन बोलते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन जानना है ज्वीटर आयन का, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या कि इन अल्फा एमिनो एसिड एमीन ग्रुप इज बेसिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, it exists in internal ionic form is called ज्वीटर आयन। ओके, और ज्वीटर आयन जो हमारा होता है, कभी कभी ये भी कहें ज्वीटर आयन, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर का होता है। किस बिहेवियर का, एम्फोटेरिक बिहेवियर का होता है। ओके, तो कभी कभी आता है एम्फोटेरिक बिहेवियर। वाई, ज्वीटर आयन इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ठीक है, इसको हम एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं, या ये क्यों एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है, मैं इसको भी बताऊंगा। फिलहाल अभी ये जानिए ज्वीटर आयन क्या होता है कि सिंस NH2 ग्रुप इज बेसिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट एग्जिस्ट इन इंटरनल आयनिक फॉर्म इज कॉल्ड ज्वीटर आयन। ओके, इसी को हम कहते हैं ज्वीटर आयन। अब इसको हम कैसे बताएं कि ये इंटरनल आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि ज्वीटर आयन कैसे बनता है। क्लियर, तो फार्मूला क्या होता है अल्फा एमिनो एसिड का, जैसे हमने C, यहाँ पे R, H और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया NH2 ग्रुप। ओके, दिस इज अल्फा एमिनो एसिड। ओके, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक, अब ये ज्वीटर आयन कैसे बनाएगा, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए ज्वीटर आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में बनता है, मतलब इसको हमें वाटर में डिजॉल्व करना है। ओके, H2O में। किस में डिजॉल्व करेंगे हम, H2O में। ओके, तो व्हेन अल्फा एमिनो एसिड डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे और COH को अगर हम इस तरह से लिख लें,
C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, COOH। जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा H+, ओके, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, H+, ओके, क्लियर। अब ये देखिए एक्वस फॉर्म में बन रहा है, मतलब मैंने अल्फा एमिनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो हमको पता है कि ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, और ऑक्सीजन बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन बियर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेचारे हाइड्रोजन को दे देता है, क्योंकि ये तो H+ फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉन तो कौन ले लिया, ऑक्सीजन ने, ठीक। तो और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये किसको दे देगा, H+ को, ठीक है, ये H+ को दे देगा, तो ये H+ जाएगा किससे जुड़ जाएगा, NH2 से। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर बनेगा क्या, R, यहाँ पे क्या H, और ये NH2, अगर ये H+ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा क्या, NH3, NH3, चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव इस पे, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको ना, तो नाइट्रोजन बियर करेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा COO-, ठीक। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन, ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन। तो क्या कहेंगे कि व्हेन H+ क्या है, H+ मतलब प्रोटॉन, ओके, तो व्हेन प्रोटॉन of carboxylic acid, this is the carboxylic group, okay, तो when proton of carboxylic acid transfer to the amine group, अगर ये कहाँ पे चला जाए, एमीन ग्रुप पे चला जाए, तो ये क्या बनाता है, इंटरनल आयनिक फॉर्म में बन जाता है, इंटरनल आयनिक फॉर्म, देखिए किस फॉर्म में आ गया, प्लस, और यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है। तो इंटरनल आयनिक फॉर्म मतलब प्लस माइनस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ओके, या इसी को देखिए पोल बन गया दो, एक माइनस एक प्लस, इसी को हम बोलते हैं क्या, डाईपोलर, क्या बोलते हैं इसको हम, डाईपोलर बोलते हैं, ओके। अब हमको पता है कि एमिनो एसिड में अब ये जो NH3 प्लस है और ये NH3 क्या है, माइनस है, ठीक है, ये माइनस है और ये क्या हमारा प्लस है, ठीक। तो ये देखिए प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, मतलब कि ये दोनों जो है एसिड और बेस की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो ज्विटर आयन होता है, जो ज्विटर आयन होता है वह एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। देखिए इसमें जो है ये काम करेगा एज अ किसकी तरह, बेस की तरह, और NH3+ काम करेगा किसकी तरह, एज अ एसिड की तरह, ओके। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर है, ओके। तो दिस इज ज्विटर आयन, ओके, ये क्या है हमारा ज्विटर आयन। देखिए कितना सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें कोई बालवीर बनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर हम अल्फा एमिनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो H+ आयन है वह ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, NH2 के पास, जिससे ये इंटरनल आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन कहेंगे, ओके। इसमें जो O- है एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा और NH3+ एज अ एसिड की तरह, तो हम कह सकते हैं दिस इज एम्फोटेरिक बिहेवियर, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्विटर आयन, क्लियर। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, और तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा हमसे कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेप्टाइड, ओके, पेप्टाइड्स, ओके, पेप्टाइड्स, PEPTIDES, पेप्टाइड्स।
देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन। प्रोटीन में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, अल्फा एमिनो एसिड के बारे में जाना, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है ना, फिर हमने क्या पढ़ा, ज्यूटर आयन पढ़ा। अब हम बात करेंगे पेप्टाइड्स, ये सभी पार्ट किसका है, प्रोटीन का, ठीक है ना। तो प्रोटीन क्या होता है, मैंने जब स्टार्ट किया था एमिनो एसिड तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स इज द पॉलीमर, प्रोटीन इज द पॉलीमर, ये पॉलीमर है किसका, अल्फा एमिनो एसिड का, अल्फा एमिनो एसिड का, ओके। मतलब प्रोटीन्स आर द, या प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ओके। मतलब सारा जड़ कौन है, अल्फा एमिनो एसिड। तो प्रोटीन्स क्या, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ओके। तो जानेंगे पेप्टाइड्स क्या होता है ना। तो कहेंगे कि पेप्टाइड्स क्या है, तो कहेंगे क्या कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाई पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ओके, या पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, पेप्टाइड बॉन्ड्स। समझिए इस बात को कि पेप्टाइड्स होता क्या है। तो पेप्टाइड को समझने के लिए पहले क्या समझिए, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, मतलब कि ढेर सारे जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको 20 टाइप्स में से हमारा वैलिन है, एलानिन है, ग्लाइसिन है, दीज आर अल्फा एमिनो एसिड्स। ये अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दीज एमिनो एसिड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, या आपने कहा कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। पॉलीमर मतलब क्या, जिसमें ढेर सारे अल्फा एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड हों, किससे, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स बोलते हैं, ओके। तो क्या कहेंगे कि प्रोटीन्स इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाई पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड्स, ओके। तो एक चीज़ जानिए कि आप कहेंगे जो ये पेप्टाइड्स है ना, जब इसमें क्या हो, मोर देन 100 एमिनो एसिड हो, मोर देन 100 मतलब 100 या 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड जब क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों, 100 और मोर देन 100 मतलब 100 या 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड जब क्या करें, पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जुड़े, तब जाकर के वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, तब जाकर के वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और जिसका मास जो होता है 10,000 यूनिट होता है या इससे एबव होता है, ठीक है, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन किसको बोलेंगे, जब 100 या 100 से ज़्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से क्या करें, जुड़ करके एक लंबी चेन का क्या करें, फॉर्मेशन करें, जिसका मास जो है 10,000 यूनिट हो, उसको भैया हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। वो हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा, समझ लीजिए, ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का कंपोनेंट कौन है, अल्फा एमिनो एसिड, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम प्रोटीन किसको बोलेंगे, व्हेन मोर देन 100 एमिनो एसिड, जब 100 से ज़्यादा अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से, जिनका मास क्या होता है, 100,000 यूनिट होता है या इससे ज़्यादा होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा बात हमारी कि क्या होता है प्रोटीन हमारा और क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, जो अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड्स। और हमको जानते हैं कि व्हेन मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड्स कनेक्टेड और बॉन्डेड बाई पेप्टाइड लिंकेज, है ना, हैविंग मास अबाउट 10,000 यूनिट, दैट इज प्रोटीन। वही क्या है, हमारा प्रोटीन होगा, जिसमें ढेर सारे क्या हों, जैसे हमारा है ग्लाइसिन जी है, एलानिन है, वैलिन है, बहुत सारे 20 टाइप्स के, ये सभी क्या हों,
ऐसे लगभग 100 अल्फा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हो, किससे? पेप्टाइड लिंकेज से। किससे जुड़े हो? पेप्टाइड लिंकेज से, जिनका मास कितना हो? 10,000 यूनिट हो, उसी को हम क्या कहेंगे भैया? प्रोटीन कहेंगे। दैट इज प्रोटीन। क्लियर? आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज। ओके, पेप्टाइड लिंकेज। देखिए पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज। ठीक है, इज एन एमाइड लिंकेज। क्लियर? कि पेप्टाइड लिंकेज ही क्या है? एक एमाइड लिंकेज है। एमाइड लिंकेज मतलब जिसमें CONH बॉन्ड हो, ये CONH, ये जहाँ पे आपको दिखाई पड़े, दैट इज एमाइड लिंकेज। ओके, एमाइड लिंकेज। तो क्या कहेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड एमीन ग्रुप ऑफ एन अदर एमिनो एसिड्स। ओके, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। उसी को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। ओके, समझिए इस बात को कि पहले हमें क्या करना है। अगर पेप्टाइड लिंकेज के बारे में जानना है तो हमको 2 एमिनो एसिड लें हम, चाहे सेम लें या डिफरेंट लें। जैसे हम 2 एलानिन ले लें या 2 वैलिन ले लें या हम 2 ग्लाइसिन ले लें। ठीक है, चलिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको अल्फा एमिनो एसिड पता है कि क्या होता है, सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, या यहाँ पे H। क्लियर? ग्लाइसिन बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? H। या समझना है तो अल्फा एमिनो एसिड हमको लेना है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा? NH2। क्लियर? ये हो गया NH2 और यहाँ पे हो गया COOH। क्लियर? ये हो गया हमारा अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अगर एग्जाम्पल आपको लेना है ग्लाइसिन का तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? H चेंज कर दीजिए, बाकी जहाँ जहाँ पे R होगा वहाँ पे H कर दीजिएगा। क्लियर? तो इसके हम 2 लेंगे, 2 अल्फा एमिनो एसिड्स, तभी हम समझ पाएंगे किसको? पेप्टाइड लिंकेज को। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज का जो फॉर्मेशन है दैट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? या तो वहाँ से वाटर का रिमूव होता है, पानी निकलता है, या तो फिर जैसे HCl निकल गया, ऐसे मतलब कुछ न कुछ जिसमें निकले वो हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। क्लियर? अब इसी का सेम मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, जैसे सेम यही मैं ले रहा हूँ NH2। ठीक है, एमीन हो गया यही, NH2 को बस मैंने बॉन्ड लगा के ऐसे दिखा दिया, और फिर हो गया C, और फिर हो गया ये R, और यहाँ पे H। क्लियर? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। क्लियर? अब यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएंगे कौन सा? कंडेंसेशन रिएक्शन अगर होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से OH और यहाँ से H। ठीक है, पानी निकाल दीजिए यहाँ से, H2O क्या हो गया? रिमूव हो गया। H2O हमारा क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्लियर? H2O अगर रिमूव हो गया तो ये CO आकर के NH से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा? NH2, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? R, और यहाँ पे H। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और फिर बचा क्या यहाँ पे? NH। चलिए, ये हो गया NH, जोड़ देते हैं इससे, फिर ये हो गया C, और ये फिर हो गया R, और नीचे क्या हो गया हमारा? H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH। ठीक, अब देखिए इसमें हमको ये लिंकेज कहीं दिखाई पड़ रहा है CONH, तो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा CONH। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या? एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज, या इसी को हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड लिंकेज, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 एमिनो एसिड का हम यूज़ कर रहे हैं, एक ये एमिनो एसिड और ये अल्फा एमिनो एसिड का यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है हमारा? किसका फॉर्मेशन हो रहा है हमारा?
क्या कहते हैं, प्रोटीन का, ठीक है ना, या आप कहेंगे सॉरी पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है या एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम 2 एमिनो एसिड का यूज़ करके बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उसको हम डाई पेप्टाइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये डाई पेप्टाइड्स है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज अ एमाइड लिंकेज और यू कैन से पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। और इसको हम डेसिग्नेट कर सकते हैं डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड, हेक्सा पेप्टाइड, हेप्टा पेप्टाइड, मतलब 10 से ऊपर अगर हो जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड्स, क्या कर देंगे उसको हम, पॉलीपेप्टाइड्स, ओके। तो मैंने क्या कहा था कि व्हाट इज एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, मैंने बताया पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एमिनो एसिड, 2 अल्फा एमिनो एसिड, है ना। एक एमिनो एसिड का कौन सा ग्रुप पकड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और दूसरे का कौन सा, NH2 ग्रुप, मतलब एक अल्फा एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक मतलब COOH और दूसरे एमिनो एसिड का कौन सा, NH2 ग्रुप, जो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर के क्या बनाएगा, एमाइड लिंकेज बनाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड एंड एमीन ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड, दोनों के बिटवीन ही क्या बनता है, एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इसको हम एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, है ना। तो क्या होता है एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड लिंकेज विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन between carboxylic group of 1 amino acid and amine group of another amino acid, क्लियर। और इसको हम डाई पेप्टाइड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 एमिनो एसिड के बिटवीन बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई, डाई मतलब 2 एमिनो एसिड्स, क्लियर। अगर अब हमको ट्राई बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट्स, अगर हमको ट्राई पेप्टाइड्स बनाना हो कैसे बनाएंगे, डाई पेप्टाइड की हेल्प से हम ट्राई पेप्टाइड्स बना सकते हैं। देखिए ट्राई पेप्टाइड्स कैसे बनाएंगे, यही डाई पेप्टाइड से हम बना लेंगे ट्राई पेप्टाइड। तो पहले डाई पेप्टाइड्स बना लीजिए, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा NH2, यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या हो गया H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है हमारा NaH, क्लियर। और यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है हमारा R, ठीक, और यहाँ पे क्या है CO और OH, है ना। तो दिस इज डाई पेप्टाइड्स, डाई पेप्टाइड्स, क्लियर। और ट्राई बनाना है तो एक अल्फा एमिनो एसिड इसके साथ ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अल्फा एमिनो एसिड्स, ये हो गया हमारा NH2 और ये हो गया हमारा R और यहाँ पे क्या हो गया H, क्लियर, और यहाँ पे हो गया COOH, है ना। तो फिर क्या होगा भाई, कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, क्या रिमूव होगा, H2O, है ना। तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब आप सबको जोड़ दीजिए, बन जाएगा हमारा NH2, यहाँ पे C क्या हो जाएगा R और यहाँ पे H और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या हो जाएगा NaH और यहाँ पे क्या C और यहाँ पे R और यहाँ पे H और यहाँ पे CO और यहाँ से OH निकल गया, क्या बचा यहाँ पे NaH NH और फिर क्या बचा हमारा C और यहाँ पे R, यहाँ पे H और उसके आगे क्या है COOH। अब इसमें देखिए कितने अमीनो एसिड है, 3, 2 तो इसमें था ही और एक हमने और लिया, तो क्या बन गया, ट्राई पेप्टाइड्स, ट्राई पेप्टाइड्स, है ना। टेट्रा बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसी में हम एक ये मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे तो टेट्रा बन जाएगा, एक और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटा बन जाएगा। ऐसे जब मोर देन 100 ऐसे ही कितने जुड़ते जाएं, जब 100 से ज़्यादा ऐसे ही अमीनो एसिड क्या करें, जुड़ते जाएं, किससे, पेप्टाइड लिंकेज से, CONH, एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज से। ऐसे ही जब एक एक अमीनो एसिड आप क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो जब 100 हो जाएं या 100 से ज़्यादा हो जाएं, जिसका वेट, ठीक है, जिसका मास क्या हो जाए 1000 यूनिट से
हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तब जाकर के उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, तब उसको जाकर के हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। ओके, तो ये था आपका पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम एज अ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या पॉलीपेप्टाइड्स बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डाई में एक ऐड कर दीजिए, ट्राई बन जाएगा, ट्राई में एक ऐड कर देंगे, टेट्रा बन जाएगा, टेट्रा में एक ऐड कर देंगे, पेंटा बन जाएगा, पेंटा में एक ऐड कर देंगे, हेक्सा बन जाएगा, हेक्सा में एक ऐड कर देंगे, हेप्टा बन जाएगा, ऑक्टा बन जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही आपका जुड़ता जाएगा क्या, एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, जिससे क्या होगा, एक लंबी चेन बन जाएगी जिसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सॉरी, जिसका मास जो होगा 1000 यूनिट या इससे एबव हो जाएगा, दैट इज प्रोटीन। ओके, वो हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्लियर। अब हम क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन में ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ओके, शेप के बेस पर हम क्या करेंगे, प्रोटीन को क्लासिफाइड करेंगे टू टाइप्स में। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज नेक्स्ट वन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मतलब कर सकते हैं प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर मॉलिक्यूलर शेप। दियर मॉलिक्यूलर शेप किसके बेस पर, मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन्स को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा होता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो एक होता है हमारा क्या, फाइब्रस प्रोटीन, एंड नेक्स्ट वन इज क्या है हमारा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आप कर रहे हैं किसके बेस पर, तो मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर, ठीक है, कि उनका शेप कैसा है। तो कह सकते हैं क्या कि प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, कौन से टू टाइप्स हैं, फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस का मतलब क्या होता है, फाइबर लाइक, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझ रहे हैं ना, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो, जिसमें मोर देन मतलब ढेर सारे क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड्स हो। व्हेन 100 एमिनो एसिड्स कनेक्टेड विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो जो हमारा पॉलीपेप्टाइड्स है, व्हेन पॉलीपेप्टाइड्स रन पैरेलल, ठीक है, अगर मान लीजिए जो पॉलीपेप्टाइड्स है अगर वो क्या करे, कह सकते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वह थ्रेड की तरह होता है, किसकी तरह, एज अ थ्रेड की तरह, मतलब धागे की तरह। जैसे बाल होते हैं लंबे लंबे, अगर बाल हैं तो वो कैसे रहते हैं, एज अ लाइक अ थ्रेड की तरह, ऐसे, है ना। तो ये क्या होते हैं कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ये थ्रेड की तरह होता है, मतलब धागे की तरह, और क्या होता है, ये लॉन्ग होता है, थ्रेड होता है, या कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल, मतलब ऐसे ऐसे साथ साथ में क्या करें, ऐसे रन करें, पैरेलल रन करें, मतलब ऐसे ऐसे रन करें, ठीक है। जैसे ये हेयर है, ठीक, हेयर लाइक। और हमको पता है फाइब्रस प्रोटीन का एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, हमको पता है कि हेयर ही इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, दैट इज अ केराटिन, या उसको बोलते हैं आप केराटिन प्रोटीन, जो किस में प्रेजेंट होता है, हेयर में। ओके, तो ये कैसा होता है हमारा, ये लॉन्ग होता है, थ्रेड की तरह होता है, ठीक, फाइबर प्रोटीन लॉन्ग होता है, थ्रेड होता है, और थ्रेड में क्या होता है, ये थ्रेड में क्या रहते हैं, किससे ये बॉन्डेड होते हैं, ये या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, हेड होता है, या डाई सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड बॉन्ड से। और इनमें होता क्या है, जैसे एलानिन होता है, ग्लाइसिन होता है, वैलिन होता है, ऐसे ही क्या करते हैं, मतलब ढेर सारे एमिनो एसिड ऐसे, मतलब एक थ्रेड की तरह एक दूसरे से, जैसे हेयर होते हैं, हेयर लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनता है, ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है, एक दूसरे पर ऐसे थ्रेड की तरह होते हैं, और इनमें क्या होता है, ढेर सारे
पॉलीपेप्टाइड्स मतलब क्या कि ढेर सारे एमिनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और वो थ्रेड लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह उनका शेप कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, और वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल विथ ईच अदर एंड बॉन्डेड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका सबसे अच्छी बात है फाइब्रस प्रोटीन है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब आप सोचिए कि हेयर में ही कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, हेयर में क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। अब जैसे स्नान करते हैं मतलब नहाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा बाल जो है वह पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है, ऐसा नहीं। बाल झड़ सकते हैं लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सीधा सा कॉमन एग्जांपल माइंड में अपने लाइए, फाइब्रस प्रोटीन है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। और इसका एग्जाम्पल अगर आप कहें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जो केराटिन, जिसको आप बोल सकते हैं केराटिन। ओके, केराटिन जो किस में पाया जाता है, मोस्टली हेयर में। देखिए आ गया ना, हेयर में पाया जाता है। ठीक, और किस में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, ऊल में पाया जाता है। ठीक है, हेयर में पाया जाता है, ऊल में पाया जाता है। एक और एग्जांपल होता है जैसे इसका क्या, मायोसिन। कौन सा, मायोसिन होता है, मायोसिन जो होता है किस में होता है, मसल्स में होते हैं। मायोसिन मसल्स में होते हैं। केराटिन किस में होता है, हेयर में होता है, ऊल में होता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो क्या पूछता है इसमें यही पूछता है कि फाइब्रस प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल। तो इजीली हम समझ सकते हैं इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन और मायोसिन हो सकता है। ठीक है, और क्या बता सकते हैं कि ये कैसा होता है, ये लॉन्ग होता है, थ्रेड की तरह, धागे की तरह या हेयर की तरह होता है। ठीक है, ये पैरेलली क्या करते हैं, रन करते हैं, मतलब साथ साथ रन करते हैं, जिसमें सारे क्या होते हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर। दैट इज ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर मतलब कि इसका जो शेप होगा, ग्लोब मतलब क्या होता है कि इसका शेप जो है वह स्फेरिकल हो जाता है। कैसा, स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का मतलब समझते हैं ना कि अपने आप को जैसे कहते हैं कि जैसे ऐसे हो जाए, स्पाइरल की तरह। किसकी तरह हो जाए, स्पाइरल मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ठीक है, ग्लोब की तरह मतलब गोला हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन लाइक अ ग्लोब, किसकी तरह रन करें, ग्लोब की तरह या स्फेयर की तरह उनका स्ट्रक्चर हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। मतलब जिस प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो उसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहेंगे, और जिस प्रोटीन का स्ट्रक्चर थ्रेड की तरह हो, ठीक है, और लॉन्ग हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे। ओके, ठीक है। ग्लोब्यूलर का मतलब क्या हो कि ये क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए और ये 3D शेप में आ जाए। किस शेप में, 3D शेप में। मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर स्फेरिकल या फोल्ड होते हैं और किस शेप में आ जाते हैं, 3D शेप में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा प्रोटीन जिसका शेप कैसा हो, फोल्ड हो जाए। ठीक है, फोल्ड हो जाए या 3D शेप में आ जाए या स्फेरिकल हो जाए या टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, उसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहेंगे। ठीक है ना, समझ में आया सबको। और ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें, जैसे इंसुलिन। ओके, इंसुलिन, या नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एल्ब्यूमिन, या नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लें हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन या एंजाइम्स ले लें। ओके, तो इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फोल्ड होता है या 3D शेप में आ जाता है या फिर
स्फेरिकल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन या फिर एंजाइम्स होता है। ठीक है, जैसे बचपन में हम तो बहुत सारे जैसे खेल खेलते थे, जैसे अगर मान ली टायर में बैठना होता था तो अपने शेप को क्या करना पड़ता था, ऐसे मोड़ना पड़ता था ना, मतलब ऐसे होकर के बैठते थे। तो मतलब क्या, अपने शरीर को हम लोग फोल्ड कर लेते थे। मैं तो खेलता था बचपन में, ठीक है, बहुत मज़ा आती थी खेलने में टायर में। और क्या बड़े बड़े जो पाइप होते थे, क्या कहते हैं, जैसे रोड में बहुत सारी पुलियाँ पड़ी होती थी, उसमें हम लोग जो है छुपते थे। और मान लीजिए अगर नहीं बैठ पा रहे तो अपने आप को क्या करते थे, ऐसे ही स्फेरिकली अपने आप को फोल्ड कर लेते थे, मतलब एज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बहुत मज़ा आती थी उस गेम में। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, है ना। और ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो ये बहुत एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाम से ये फाइब्रस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये लॉन्ग होते हैं लाइक ए हेयर की तरह लंबे लंबे क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है लाइक ए थ्रेड की तरह। और ये पैरेलली एक दूसरे के साथ पैरेलल रन करते हैं। और ये हेड होते हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसमें होता क्या है, ढेर सारे अल्फा एमिनो एसिड लाइक एलानिन, वैलिन, हिस्टिडीन, है ना, ग्लाइसिन, ये आपस में सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसको हम ये पाया किस में आता है, क्रिएटिन में। और क्रिएटिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन, जो हेयर में पाया जाता है, ऊल में पाया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और है कोलेजन। ठीक है, कोलेजन, ठीक, तो कोलेजन भी होता है। और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का शेप कैसा होता है, फोल्ड होता है या स्फेरिकल या 3D शेप में। और ये वाटर सॉल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। और मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और ये पूरा फुल वीडियो वॉच करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या, और इस प्रोटीन का लास्ट टॉपिक क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें हम लोग कौन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करिए, पढ़िए। जो न समझ में आए उसको आप हमसे बाई कॉल, बाई व्हाट्सएप, ठीक है, बाई मैसेज आप कभी भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू 24/7। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।